बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज एक केस की समाअत कर रहे थे। ये 2 रुकनी बेंच था और इसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब साथ मौजूद थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। ये केस था मोहम्मद नदीम एक मुलज़िम है, उसकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर। मोहम्मद नदीम के ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि वो नैब का अफसर बनकर पैसे मांगता था मुख्तलिफ़ लोगों के, और उसके पास बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर्स थे, और वो उनके नंबर्स दिखाकर कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरे पास इन लोगों के नंबर्स हैं, और वो सारी चीज़ें दिखाकर लोगों को लूटता था। और उसके ख़िलाफ़ फिर बाद में FIR दर्ज हुई थी और वो जेल में चला गया था और उसकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत थी। दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत करते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 बातें की हैं जो बड़ी अहम हैं। एक तो नैब की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तसरन पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इस केस की जो समाअत है इसकी डिटेल्स बताऊँगा कि क्या क्या डिस्कस हुआ है और क्या होना चाहिए था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फरमाया नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करते हुए फरमाया कि नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। दूसरा, ये एक अपनी जो समाअत और अपनी गुफ्तगू है उसका एक हिस्सा था नैब के हवाले से, उसके ऊपर भी मैं डिटेल आपसे बात करूँगा। और दूसरा हिस्सा था कि हमें अल्लाह से ज़्यादा एक आमिर का खौफ होता है। ये दूसरा हिस्सा था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आज की गुफ्तगू का। साथ वो फरमाते हैं कि मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, हर बंदा कुर्सी पर बैठ कर अपना एजेंडा चला रहा है। ये काजी फ़ाइज़ साहब का आज की अहम रिमार्क्स थे। और ये बात कहाँ से शुरू हुई? इस बात में 2 बड़ी अहम बातें हैं। मार्शल लॉ और साबका फ़ौजी अदवार के ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और साथ जो नैब की कारकर्दगी है उसके ऊपर तो इतना बड़ा एक्शन ले लिया है कि अब नैब के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। वो कैसे? नैब के जो DG हैं रावलपिंडी के डायरेक्टर नैब जो हैं वो पेश हुए थे इरफान मंगी। मैंने आज जो मैंने पहले वीडियो की है उसमें जो मैंने बताया था कि शुगर माफिया और शुगर चीनी चोरों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है नैब की तरफ से, जो टीम के सरबराह हैं वो इरफान मंगी हैं। और इरफान मंगी वो शख्स है जो पहले रहा है मुख्तलिफ़ इदारों में, और वो पहले पनामा पेपर्स JIT में भी रहा है, उस टीम का भी मेंबर था, और जो फेक बैंक अकाउंट्स केसेस को देख रहे थे उसका भी वो हेड रहा है। तो इरफान मंगी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा केस उनके हाथ में आ गया है और वो इतने बड़े केस को देख रहे हैं। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि इरफान मंगी को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसकी काबिलियत और उसकी तकर्री के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं। सवाल ये पूछा गया इरफान मंगी से कि आपकी काबिलियत क्या है? बताया गया कि मैं इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है। और पूछा गया कि आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? तो बताया गया कि मैं तनख्वाह लेता हूँ 4,20,000 रुपये। अदालत ने कहा कि आपको फ़ौजदारी कवानीन का कोई इल्म है, आप फ़ौजदारी प्रोसेस को जानते हैं? जिसका जवाब दिया गया कि मैं फ़ौजदारी प्रोसेस को या उसका तजर्बा मैं नहीं रखता। तो अदालत ने कहा जब आप फ़ौजदारी मामलात का तजर्बा नहीं रखते तो आपको DG किसने लगा दिया? DG नैब आप कैसे बन गए हैं? और ये जो चेयरमैन नैब है ये कैसे तकर्रियाँ कर रहा है? ये कैसे कानून के ख़िलाफ़ जाकर काम कर रहा है? चेयरमैन नैब को पता होना चाहिए। अब वो जज नहीं रहे, अब हम उसको अदालत में बुला सकते हैं, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा एक इंजीनियर ये सारे मामलात कैसे कर सकता है? अब इसमें बड़ी मुअद्दबाना सी गुजारिश है कि आप हमारे जो एक तो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, किसी ने बहुत कम अब आके जो सब इंस्पेक्टर्स भर्ती होते हैं तो किसी ने लॉ किया होता है, या जो CSPs आते हैं उनमें से किसी ने लॉ किया होता है। मेजॉरिटी CSP कौन बनता है? CSS कौन पास करता है? या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं? अब जब एक डॉक्टर या इंजीनियर जब वो CSS पास करता है और उसके बाद वो पुलिस में चला जाता है और वो SP बन जाता है, ASP बन जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में चला जाता है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि उनको कौन सा कानून आता है, उनका कौन सा तजुर्बा होता है, वो कौन से तजुर्बे की बुनियाद पर उन ओहदों पर बैठ कर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो बड़ी बड़ी JITs के हेड बन जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब अगर तो एक CSS के लिए ज़रूरी है
जो CSP बनकर पुलिस में आए, क्योंकि पुलिस में काम ही फौजदारी काम है, तो या तो फिर ऐसा कोई कानून बना दिया जाए या हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स इसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट दे दें कि जो CSP पुलिस में आएगा वो लॉ नोइंग हो, वो कानून को जानता हो, उसने LLB किया हो, वो फौजदारी कानून को जानता हो, फौजदारी मामलात को जानता हो, और फिर वो जाकर ASP या SP लगे या वो पुलिस को संभाले या FIA में जाए या बड़े ओहदों के ऊपर जाए। अगर वहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है और हर वो शख्स जो CSS पास कर लेता है वो एलिजिबल हो जाता है अपने मेरिट के हिसाब से कि वो DMG ग्रुप में जा रहा है, वो पुलिस सर्विसेज में जा रहा है, वो किधर जा रहा है, तो जो पुलिस में जाना चाहता है अपने मेरिट की बुनियाद पर वो पुलिस में चला जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बन जाता है। आपको ये जितने DPOs नज़र आते हैं, आपको जितने बड़े पुलिस ऑफिसर्स नज़र आते हैं, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने फौजदारी जिनका तजर्बा है, जिनको पहले कोई ट्रेनिंग करवाई गई है, जिनको कोई कानून पढ़ाए गए हैं, जिनको कोई CRPC पढ़ाई गई है, जिसको कोई PPC पढ़ाई गई है। हम जानते हैं, हमारे कितने दोस्त हैं उनको सहाला भेजा जाता है जहां इनका पुलिस की ट्रेनिंग होती है। वहां पर ये जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इस लेवल के लोगों को 4-4, 6-6 महीने वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको कानून पढ़ाया जाता है, और वो भी उतने ही कानून पढ़ाया जाता है जो अलिफ बे वाला है। बाकी कानून तो इतनी आसानी से तो नहीं पढ़ने वाला। तो अगर तो CSPs के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है तो एक इंजीनियर DG NAB क्यों नहीं बन सकता? ये अहम सवाल है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से, मेरी एक राय है और मैं ऑनरेबल कोर्ट के इस जो रिमार्क्स हैं उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि जैसे CSPs और पुलिस ऑफिसर्स जो CSS करके आते हैं, वो डॉक्टर भी पुलिस ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर भी पुलिस ऑफिसर बन सकता है, अकाउंटेंट भी पुलिस ऑफिसर बन सकता है, सिंपल BA भी पुलिस ऑफिसर बन सकता है, तो DG NAB भी बना जा सकता है। वो फिर आगे उसने वो काम जब किया जाता है और उस काम के हिसाब से फिर ट्रेनिंग्स होती हैं और उन ट्रेनिंग्स के हिसाब से वो सारे के सारे काम किए जाते हैं। देखा ये जाता है कि बतौर DG NAB उसकी कारकर्दगी क्या है, और उसकी जब कारकर्दगी बेहतर है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में बात नहीं की जाती, और इसके ऊपर चेयरमैन NAB को तलब कर लिया गया है। चेयरमैन NAB को कहा गया है कि वो जितने DG NAB हैं उन सारों की तकरीरों का तरीक़ेकार, उनका प्रोसेस और जैसे उनको प्रोसीजर था और उनकी क्वालिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ें अदालत में पेश करें, अदालत के सामने वो सारी चीज़ों को लेके आया जाए। ये हुक्म कर दिया है ऑनरेबल काजी फैज़ ईसा साहब ने। दूसरा जो मामला, इसमें 2 लोग पेश हुए थे। एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और नैब प्रोसिक्यूटर थे इमरान उल हक। अदालत ने उनकी भी क्लास लगाई है, बरहमी का इज़हार किया है, सरजनिश की है, और अदालत ने कहा है कि ये चेयरमैन NAB किस कानून के तहत भर्तियाँ कर रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल कानून के मुतज़ाद हैं। फिर दूसरे मरहले पर आ जाते हैं फ़ौज और जो साबका हमारे फ़ौजी ऑफिसर्स गुज़रे हैं, हमारे जनरल गुज़रे हैं, और ये सारे के सारे मामलात और मार्शल लॉ कानून की जो बात हुई है उसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया, मार्शल लॉ में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। हमें अल्लाह से ज़्यादा एक डिक्टेटर आमिर का खौफ होता है। मार्शल लॉ से बेहतर है कि हुकूमत अंग्रेज़ों को दे दी जाए। काजी फैज़ ईसा साहब ने सदारत जो काजी की कुर्सी है उसके ऊपर बैठकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया के कुर्सी पर बैठकर ये फरमा दिया है कि मार्शल लॉ से बेहतर है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाए और हम हुकूमत अंग्रेज़ों को दे दें, वो मार्शल लॉ से बेहतर है। अब मैं आपको एक हिस्ट्री की, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं। मार्शल लॉ कब कब लगा है? मार्शल लॉ हम देखते हैं कि पहला 1958 में लगा है और उसके बाद फिर 1962 में लगा है, फिर याह्या खान का मार्शल लॉ है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ज़िया उल हक का है या परवेज़ मुशर्रफ का है। मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ 200 केस को आप उठाकर देख लें, आप जो फातिमा जिलानी या के केस है उसको आप उठाकर देख लें, आप जो भुट्टो के केसेस हैं उनको उठाकर देख लें, आप ज़िया उल हक के बाद जो मामलात बने उनको उठाकर देख लें, आप इफ्तिखार चौधरी साहब के उन फैसलों को उठाकर देख लें जिसमें मुशर्रफ के जो मार्शल लॉ था उसको कानूनी डिक्लेयर किया गया था। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है, लेकिन हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते, कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, चाहे वो साबका चीफ जस्टिस मुनीर मलिक साहब थे, चाहे उसके बाद जितने भी मामलात बनते रहे, ये सारे के सारे मार्शल लॉ को ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहता था, कौन फैसले देता था मार्शल लॉ के हक में? ये कहा जाता था जब हम पढ़ते हैं 200 केस को, तो 200 केस में हम देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस मुनीर मलिक साहब थे उन्होंने एक बात की थी
चाहे हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को देख लें 1954 का, या 1958 का दोसू केस देख लें, उसके अंदर ये कहा गया था कि जब भी कोई तब्दीली आती है और उस तब्दीली के ख़िलाफ़ पब्लिक एट लार्ज बाहर नहीं निकलती, तो हम इस मामले को कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन है और आवाम ने इसको तस्लीम कर लिया है। और ये रेवोल्यूशन कहा जा रहा था मार्शल लॉ को। हमारी आला अदलिया ने साबका जो अदवार में मार्शल लॉ गुजरे हैं उनको रेवोल्यूशन कहा है, इनकलाब कहा है। और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो हमारे मुल्क में पहली दफ़ा शुरू हो रही है 1958 में दोसू केस के अंदर, उसके बानी भी हमारी आला अदलिया है। और अगर फ़ौजियों के मार्शल लॉ को किसी ने प्रोटेक्ट किया है तो वो भी हमारी साबका आला अदलिया है। तो जैसे साबका हमारे फ़ौजी जो जर्नैल गुजरे हैं उनके कसूर हैं या वो उनकी सरजनिश करनी चाहिए, इसी तरीके से जो हमारे साबका आला अदलिया के लोग थे, आला अदालतें थीं जिन्होंने फ़ैसले दिए थे फ़ौजियों के हक़ में, फिर उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और ये सिर्फ मार्शल लॉ लगाने वालों का कसूर नहीं है, ये मार्शल लॉ को लीगलाइज करने वालों का भी उतना ही कसूर है। और ये सारी चीज़ें तारीख़ की हैं, तो क्योंकि रिमार्क्स है तो बतौर कानून के तालिब इल्म मेरा हक़ बनता है कि मैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करें। तो ये काज़ी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया है। साथ ही उन्होंने फरमाया कि नैब अवाम के पैसे से चलता है, सब अवाम के नौकर हैं और सब अवाम के नौकर हैं। और साथ फरमाया कि मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, हर बंदा कुर्सी पर बैठकर अपना एजेंडा चला रहा है, नैब जिस मामले में चाहता है घुस जाता है। हम नैब का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे, वैसे भी मीडिया वाले आज कश्मीर वाक़ पर गए हुए हैं। ये कहना था काजी फैज़ ईसा साहब का। और काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया नैब वाले अवाम के मुलाजिम हैं, बार बार मौक़े दिए मगर नैब के गैर कानूनी काम जारी हैं। नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, लोगों को डराने के लिए नैब का नाम ही काफ़ी है। काजी फैज़ ईसा साहब ने प्रोसिक्यूटर नैब से कहा कि हम अपना काम कानून के मुताबिक करते हैं, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने कहा कि हम अपना काम कानून से करते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया कि लगता है हमें नैब के लिए कानून की क्लासेस लगाना पड़ेंगी। साथ फरमाया अपने रिमार्क्स जारी रखते हुए कि वो बोले कि नैब के 1999 से अब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ही नहीं गए, कवायद ना बनाने पर नैब के अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस बनता है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलज़िम ने इरफान मंगी समेत मुख्तलिफ अफसरान को अहम शख्सियात बनकर कॉल्स की, मुलज़िम के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से मुकदमा करवाया गया। तो अदालत ने कहा कि अगर उन्होंने इरफान मंगी को कॉल की थी तो उनका बयान भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। जस्टिस मुशीर आलम साहब ने रिमार्क्स दिए इस केस में अभी तक किसी गवाह का इब्तदाई बयान ही नहीं लिया गया। उन्होंने पूछा कि मुलज़िम के फ़ोन का फोरेंसिक करवाया गया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फोरेंसिक की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये काफ़ी लंबी डिटेल है इस केस के हवाले से, क्योंकि दो अहम इश्यूज़ थे, एक नैब का और एक था जो हमारी मार्शल लॉ के हवाले से मामला थे। तो मैंने चाहा कि हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लें। अब नैब को मौका दिया गया है, नैब से ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है और ये इसके अंदर अदालत ने मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने लेकर आई हैं और अदालत ने मौका दिया है नैब को और नैब से ये कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट अपने डीजीज़ को जिस तरह तकर्रर की जाती है उनकी तकर्री, वो सारी की सारी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं। अदालत रिपोर्ट्स को देखकर फिर इस मामले को वाइंड अप करेगी और इसका फ़ैसला देगी। अब देखते हैं इरफान मंगी का क्या फ्यूचर होता है, बाकी जो मार्शल लॉ का मामला है वो कहाँ जाता है, और ये सारे के सारे मामला फिर हम नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में देखेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।